Hi, this is Mohammad Tausif Kamran. Welcome to you in Tausif History Classes. आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रिबलर्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द एज ऑफ सोशल चेंज पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो इक्वलिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट के मैसेज निकल कर आए थे, उसने यूरोप के अंदर, सोसाइटी के अंदर चेंज के लिए अपॉर्चुनिटी, चेंज के लिए डोर को ओपन कर दिया था, उसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ा दिया था। और इसी पॉसिबिलिटी को लेकर यूरोप के अंदर इस बात की बहस छिड़ गई थी, इस बात को लेकर डिस्कशन होने लगे थे कि चेंजेस कैसे आए, सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस हो। और इसी आइडियोलॉजी को लेकर सोसाइटी कई खेमों में, कई पार्ट्स में बट गया था। सभी तो ये चाहते थे कि चेंजेस आए, लेकिन चेंजेस कैसे आए, उसका नेचर्स क्या हो, इसके ऊपर डिफरेंट व्यूज़ थे, डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे। जैसे कोई ये चाह रहा था कि सोसाइटी के अंदर ग्रेजुअली चेंजेस आए, जो कंजर्वेटिव कहलाए। कोई ये चाह रहा था कि सोसाइटी के अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो रेडिकल कहलाए। तो इसी तरह से चेंजेस के चाहने के वालों के ऊपर और डिफरेंट आइडियोलॉजी को लेकर पूरा सोसाइटी तीन पार्ट में, सोसाइटी कहने का मतलब है कि आइडियोलॉजिकल बेस पर, वैचारिक आधार पर पूरी सोसाइटी तीन आइडियोलॉजी में बट गई थी। या इसको दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि तीन पॉलिटिकल ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। एक पॉलिटिकल ट्रेंड्स को रिबलर्स कहा गया, रिबलर्स मतलब उदारवादी, दूसरा रेडिकल्स, तीसरा कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी। और आज हम लोग इसी तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे कि ये तीनों आखिर थे क्या। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लिबरल्स के बारे में, यानी उदारवादी के बारे में। लिबरल्स वांटेड चेंज इन सोसाइटी, यानी लिबरल्स भी सोसाइटी के अंदर बदलाव चाहते थे। लेकिन किस तरह का बदलाव, कैसा बदलाव? तो उसकी जो पहली बात थी कि इक्वलिटी अमॉन्ग ऑल रिलीजन एंड शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। मतलब कि सभी धर्मों के बीच, सभी मजहब के बीच समानता हो, बराबरी हो, और जो स्टेट है वो सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करे, यानी उसको सहे, उसको अपना बनाए। ये नहीं कि कोई भी स्टेट, कोई भी नेशंस किसी एक क्या कहते हैं रिलीजन्स का सपोर्ट करे। दरअसल उस टाइम में यूरोप के अंदर यूं तो पूरी क्रिश्चियनिटी फैली हुई थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी के अंदर भी कई ऑर्डर थे। जैसे कोई प्रोटेस्टेंट था, कोई कैथोलिक था, और अक्सर जो स्टेट में जिसकी मेजॉरिटी होती थी और जो माइनॉरिटी होते थे, उनके साथ जो है सही ट्रीट नहीं किया जाता था स्टेट के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ब्रिटेन जो है ब्रिटिश चर्च को सपोर्ट करता था, ऑस्ट्रिया, स्पेन कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करता था। इट मीन्स कि ब्रिटेन के अंदर प्रोटेस्टेंट की मेजॉरिटी थी, वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे और इनटॉलरेंट रहते थे कैथोलिक को के तरफ। और ठीक उसी तरह स्पेन और ऑस्ट्रिया वाले जो थे वो कैथोलिक चर्च के मानने वाले थे, वहाँ मेजॉरिटी उनकी थी और माइनॉरिटी में प्रोटेस्टेंट थे। तो यहाँ की गवर्नमेंट इंटॉलरेंट होती थी प्रोटेस्टेंट को लेकर। तो
लिबरल्स का ये मानना था कि सब, चाहे प्रोटेस्टेंट हो या कैथोलिक हो, उनको उनके साथ स्टेट इक्वल बिहेव करे, बराबरी का व्यवहार करे, उनके साथ किसी तरह की डिस्पैरिटी जो है, भेदभाव जो है नहीं हो। तो ये पहले जो है डिमांड थी लिबरल्स की। दूसरा जो मेन बात था लिबरल्स के अंदर कि अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टी रूल। डायनेस्टी रूल कहते हैं, यानी डायनेस्टी रूल वंशानुगत शासन, यानी आज कोई राजा है तो कल उसका बेटा बनेगा, परसों उसका पोता बनेगा, यानी उसी खानदान, उसी फैमिली का ही जो है कोई राजा होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग डायनेस्टी रूल कहते हैं। तो ये जो लिबरल्स थे वो डायनेस्टी रूल के अनकंट्रोल्ड पावर यानी अनियंत्रित शक्ति का अगेंस्ट करते थे। इनका ये मानना था कि उनके पावर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ये कुछ भी कर लेगा। ठीक उसी तरह लिबरल्स का जो मानना था कि लिबरल्स बिलीव इन इंडिविजुअल राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी जो लिबरल्स का मानना था किसी का जो व्यक्तिगत अधिकार है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। यानी किसी की प्रॉपर्टी है, यानी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, वो जो आदमी जितना चाहे प्रॉपर्टी रख सकता है, जो आदमी जो धर्म चाहे मान सकता है, ये किसी का इंडिविजुअल राइट है। तो लिबरल्स का कहना था कि इनका क्या कहते हैं, ये इंडिविजुअल राइट्स का प्रोटेक्शंस होना चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। चूँकि उस टाइम में यूरोप के अंदर मोनार्कियल स्टेट थे, तो मोनार्कियल स्टेट की एक टेंडेंसी होती है कि राजा के दिमाग में, किंग के दिमाग में जब जो बात आता है वो कर बैठता है। वो ये नहीं देखता है कि किसी के राइट्स का उससे ब्रीच हो रहा है, किसी को हार्म्स हो रहा है, कि किसी को बेनिफिट हो रहा है, उससे कोई मतलब उसे नहीं होता है। जो उसके माइंड में आता है वही वो करता है। जैसा आपने सुना भी कि लुई 16 का कहना था, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज लॉ। तो इसलिए लिबरल्स का ये मानना था कि गवर्नमेंट्स को क्या कहते हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो किसी भी आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है उसकी जो है सुरक्षा होनी चाहिए। उसके अलावा इनका ये मानना था, ये आर्गुमेंट देते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इनका डिमांड था कि राजा का जो अनकंट्रोल पावर है उस पर अंकुश लगाने के लिए या उस पर लगाम कसने के लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए। हम जानते हैं कि जो किंग होता है वो इलेक्टेड नहीं होता है, वो मनमानी करता है, लेकिन जब इलेक्टेड होके जाएगा तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि हमको 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में हम लोगों को फिर से पीपल को, आम जनता को फेस करना है, फिर उसी के वोट से हमें इलेक्टेड होना है, तो हम उनके वेलफेयर के लिए, उनके लिए काम करें। तो इसलिए वे लिबरल्स का ये डिमांड था, उनका आर्गुमेंट था कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट होना चाहिए, ताकि उनके जो राइट्स हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट के लेवल पे डिस्कशन हो, उनके राइट का भी जो है प्रोटेक्शंस हो। साथ ही साथ इनका मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो एक ट्रेंड जुडिशरी के ज़रिए जो है फ्रेम होना चाहिए, और जो इंडिपेंडेंट हो, जो आज़ाद हो, यानी किसी गवर्नमेंट के प्रेशर में कोर्ट नहीं हो। क्योंकि मोनार्कियल में जो है किंग ही चीफ जस्टिस होता था, किंग ही चीफ क्या कहते हैं कमांडर होता था, सब कुछ किंग ही होता था। लेकिन अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगा तो वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करेगा तो वो उसके ऊपर कंट्रोल करेगा, और कोई भी काम हो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस होगा। इसलिए लिबरल्स का ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशंस का फ्रेम एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के ज़रिए, यानी आज़ाद न्यायपालिका के ज़रिए होनी चाहिए। और साथ ही साथ इनका मानना है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो वो क्या कहते हैं
किसी भी इन्फ्लुएंस, चाहे ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस हो या फिर रूल किंग का इन्फ्लुएंस हो, उससे फ्री होना चाहिए। यानी वो इंडिपेंडेंट होकर वो काम कर सके। तो इस तरह से अगर आप इन बातों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो लिबरल्स थे एक यूनिक आइडिया लेकर आए थे। उनका ये मानना था कि सोसाइटी के अंदर इससे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इससे जो है उस सोसाइटी के अंदर सुधार होगा और इससे गवर्नमेंट चलाने के लिए सबों का पार्टिसिपेशन हो सकेगा। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि ये लिबरल्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक्स थे। However, they were not democrats. इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक्स थे, लोकतांत्रिक थे। लोकतांत्रिक नहीं थे, कैसे? क्योंकि इनका ये मानना था, they did not believe in यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में बिलीव नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि वोट देने का राइट जो है वो लिमिट होना चाहिए, प्रोपर्टियल होना चाहिए। जैसा हम लोग ने फ्रेंच रेवोल्यूशंस में पढ़ा कि एक्टिव सिटीजन वो क्या था, प्रॉपर्टियल राइट की वजह से उन्हें राइट ऑफ वोट मिला था। जो 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स गवर्नमेंट को देते थे, उन्हें ही राइट ऑफ वोट मिला था। तो ठीक इसी तरह इन लिबरल्स, इन उदारवादियों का मानना था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में वो यकीन नहीं करते थे, प्रॉपर्टियल क्या कहते हैं राइट ऑफ वोट में बिलीव करते थे। यानी जिनके पास संपत्ति है उन्हीं को जो है वोट का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा वो इस बात में भी बिलीव करते थे कि फीमेल को भी राइट ऑफ वोट नहीं दिया जाए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक अच्छा विचार, एक लिबरल्स आइडिया जो उस टाइम में बहुत मॉडर्न आइडिया था, इसके बावजूद जो है वो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ नहीं थे। वो लिबरल्स जो है फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं थे, क्योंकि जहाँ एक तरफ वो इक्वलिटी की बात करते थे तो उनके इस इक्वलिटी में ही कंट्राडिक्शंस हुआ करता था। वो मेन के लिए तो इक्वलिटी चाहते थे, लेकिन वहीं पर फीमेल को सफरेज नहीं देना चाहते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लिबरल्स के अंदर क्या था कि वो इक्वल रिलीजन्स की बात करते थे और स्टेट से ये उम्मीद करते थे कि स्टेट जो है सब क्या कहते हैं रिलीजन्स को टॉलरेंट करे, ताकि सारे जो मज़हब के लोग हैं अमन के साथ, सुकून के साथ स्टेट के अंदर रह सके और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। दूसरी जो इसको बात थी कि ये अगेंस्ट करते थे डायनेस्टी रूल्स के का, यानी जो वंशानुगत शासन है उसका बिलीव करते थे। तीसरा, ये इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। चौथा, ये इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फेवर में थे, लेकिन इनके अंदर डिमेरिट थी कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को में बिलीव नहीं किया करते थे। तो इस तरह से लिबरल्स आप लोग समझ गए होंगे। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द लिबरल्स, व्हाट इज आइडियाज ऑफ लिबरल्स, इस तरह करके क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं जो है रेडिकल्स। रेडिकल्स भी सोसाइटी के अंदर चेंज चाहते थे। हमने पहले भी पढ़ा कि रेडिकल्स जो है ड्रामेटिकली चेंज चाहते थे, यानी पूरा अमूल परिवर्तन जो है वो चाहते थे, लेकिन उनका व्यू कुछ मामलों में लिबरल्स से सेम था और कुछ मामलों में इनसे बिल्कुल डिफर्स थे। फॉर एग्जाम्पल, लिबरल्स चाहते थे कि गवर्नमेंट बने, लेकिन गवर्नमेंट किसकी बने? तो पैसे वालों की बने। क्यों कैसे पैसे वालों की बने? तो हम लोगों ने देखा कि वोट देने का राइट उन्हें था जो टैक्स देते थे, यानी जो प्रॉपर्टियल थे। लेकिन जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स जो थे वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो मेजॉरिटी बेस बने। उसकी वजह ये थी कि जो लिबरल्स थे वो अपर मिडिल क्लास थे और जो रेडिकल्स थे वो एक तरह से कह सकते हैं कि जनरल पीपल थे। इसलिए वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो
क्या कहते हैं मेजॉरिटी की बने, साथ ही साथ उसमें सबों का पार्टिसिपेशन हो। क्या कहते हैं जिसके पास प्रॉपर्टी है वो भी उसका भी पार्टिसिपेशन हो, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसका भी जो है पार्टिसिपेशन हो। यानी एक तरह से वो सोसाइटी के सभी लोगों को लेकर चलना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि दे सपोर्टेड वुमेन सफ्रेगेटेड मूवमेंट। they supported women suffragette movement। वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट का कहते हैं कि महिला मताधिकार आंदोलन। हम लोगों ने बार बार पढ़ा कि जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशंस हुए तो ऐसे लोग मैन को जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा थी या 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स देते थे, उनको राइट ऑफ वोट मिला। लेकिन फीमेल को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, उनको राइट ऑफ वोट नहीं मिला था। तो फ्रांस के अंदर से ही जो है उसकी आवाज़ उठने लगी थी और जो लेडीज़ थी उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए यानी राइट ऑफ वोट्स के लिए मूवमेंट चलाया था। और ये मूवमेंट फ्रांस की बाउंड्री को क्रॉस करके पूरे यूरोप में छा गई थी, जिसका नतीजा हम लोगों ने उस चैप्टर्स में भी देखा कि अल्टीमेटली 1948 में वुमेन्स को राइट ऑफ वोट मिला। तो ये जो रेडिकल्स ग्रुप थे वो जो वुमेन्स का राइट ऑफ वोट के लिए मूवमेंट चल रहे थे, सफ्रेगेट मूवमेंट चल रहे थे, उनको भी सपोर्ट करता था। लेकिन जो रेडिकल्स थे वो अपोज करते थे। किसका अपोज करते थे? जो प्रिविलेजेस हैं, ग्रेट लैंडलॉर्ड के हो गए या जो क्या कहते हैं फैक्ट्री ऑनर्स थे, उनका जो है वो अपोज किया करते थे। यानी रेडिकल अपोजिट द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड एंड फैक्ट्री ऑनर। क्यों किया करते थे? तो इनका ये मानना था कि जो ग्रेट लैंडलॉर्ड थे, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा कि जो नोबेल्टी थे, क्लर्गी थे, जिनके पास ज़मीनें थी, उनको विशेषाधिकार था। तो ये रेडिकल्स ये चाहते थे कि उनके जो प्रिविलेज हैं, उनके जो विशेषाधिकार है और वो भी खत्म होना चाहिए, वो भी खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए? कि सब जो है इक्वली रहे। जैसे थर्ड स्टेट टैक्स देता है वैसे सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट भी टैक्स दे, नोबेल्टी भी दे, क्लर्गी भी दे। सिर्फ थर्ड स्टेट ही पूरे कंट्री का जो बर्डन है अपने कांधे के ऊपर क्यों ले? तो रेडिकल्स जो है इस चीज़ का अगेंस्ट किया करते थे। लेकिन वो भी चाहते थे, रेडिकल्स भी चाहते थे लिबरल्स की तरह कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन दे डिसलाइक कंसंट्रेशंस ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड। लेकिन क्या है कि वो कुछ आदमियों के हाथ में सारी संपत्ति का केंद्रीकरण, कंसंट्रेशंस ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड का अपोज किया करते थे। क्यों अपोज किया करते थे? कि धन अगर कुछ आदमियों के हाथ में ही रह जाएगा तो जो आवाम है, जो जनरल पब्लिक है, उसको उसका बेनिफिट फिर नहीं मिल पाएगा। ठीक आज हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जहां एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति, जिनके वेल्थ का हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, इतनी दौलत है, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूखे तक सो रहे हैं। यानी जो हमारे यहाँ वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशंस है वो अनइक्वल है, असमान है। इस वजह से किसी के हाथ में बहुत पैसे हैं और किसी के हाथ में इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपना एक वक्त की रोटी कमा सके और खा सके। एक तरफ अंबानी है, अडानी है, जिनकी संपत्ति अथाह है, और दूसरी तरफ एक बेचारा गरीब है जो भूखे सो जाता है। तो ये ऐसा इसलिए है ताकि वो इसलिए है कि जो हमारी वेल्थ है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो फ्यू हैंड में कंसंट्रेटेड हो गई है, वो जनरल पीपल्स तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकी है।
तो ठीक उसी तरह जो रेडिकल्स थे उनका ये मानना था कि इंडिविजुअल राइट्स, लिबरल्स की तरह इंडिविजुअल राइट्स तो प्रोटेक्ट होने ही चाहिए, लेकिन उस प्रोटेक्शन के साथ साथ वो इस बात को नापसंद करते थे, दे डिसलाइक टू कंसंट्रेट प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स, यानी जो संपत्ति है वो कुछ हाथों में समा जाए, कुछ हाथों में केंद्रित हो जाए। तो इस तरह रेडिकल्स एक ऐसा पॉलिटिकल ट्रेंड्स था, या कहें कि ऐसे मानने वाले लोग थे जो चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर ड्रामेटिकली चेंजेस आए, और वो पॉलिटिकली भी हो और इकोनॉमिकली भी हो। पॉलिटिकली कैसे हो कि जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी का बने, यानी उसमें गरीब भी शामिल हो, अमीर भी शामिल हो, और इकोनॉमिकली कैसे कि वेल्थ, जो दौलत है वो सबों के हाथ में इस तरह से बराबर हो कि सब आदमी आराम से ज़िंदगी गुजार सके। अब आइए, जो तीसरा पॉलिटिकल ट्रेंड था जिसे हम लोग कंजर्वेटिव कहते हैं, तो कंजर्वेटिव जो है इस दोनों ग्रुप यानी लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों का अपोजिट था, दोनों का अपोज करता था। क्यों करता था? तो जो कंजर्वेटिव्स ग्रुप थे वो रूलिंग क्लास थे, पोजीशन इन पावर्स थे, इसीलिए ये बदलाव का जो है अगेंस्ट करते थे, दे अपोजिट टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल कि मान लिया जाए कि हम राजा हैं या आप राजा हैं, अगर हम या आपको कोई कहे कि बदलाव लाओ, बदलाव लाओ, चेंजेस लाओ, तो हम क्या करेंगे? हम तो अगेंस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इससे हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, हम राजा के पोस्ट से हट सकते हैं, तो इसलिए हम चेंज करेंगे। तो यूरोप के अंदर भी उस टाइम में ऐसा ही हो रहा था कि जो कंजर्वेटिव थे वो रूलिंग क्लास के थे, शासन वर्ग थे और इन पावर में थे, शक्ति में थे, ऑथोरिटी उनके पास थी। तो इसलिए वो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों का अगेंस्ट करते थे, क्योंकि वो ये जान रहे थे कि अगर उनके आइडियाज़ स्प्रेड किए, उनके आइडियाज़ फैले, तो उनकी सत्ता, उनके थ्रोन जो है डेंजर्स यानी खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वो इनका अपोज करते थे। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशंस हुआ तो उसके बाद वो रेडी हो गए चेंजेस के लिए। क्यों रेडी हो गए? कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडियाज़ निकले इक्वलिटी का, लिबर्टी का, तो एक तरह से पूरे यूरोप में से, फ्रांस भी ही नहीं, होल यूरोप के अंदर एक स्पार्क, एक चिंगारी सुलगा दिया कि अब सब लोग ये चाहने लगे कि जो उनके नेचुरल राइट्स हैं, उनके जो प्राकृतिक अधिकार हैं, लिबर्टी का, इक्वलिटी का, उन्हें मिलना ही चाहिए। तो अब जो है इनके पास ये डिमांड होने लगा, क्योंकि एक बार किसी चीज़, अच्छी चीज़ का इंसान को लत लग जाए तो वो चाहता है कि वो हमेशा वो चीज़ उसके पास रहे। तो फ्रांस के लोगों को और यूरोप के लोगों को के पास जब ये आइडिया पहुंचा तो उनको लगा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है और अब इसके लिए डिमांड होना चाहिए। लेकिन जो कंजर्वेटिव थे इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशंस हुआ तो उसके बाद ये धीरे धीरे तैयार होने लगे। क्यों तैयार होने लगे? कि वो समझ गए कि ये इनविटेबल है, यानी ऐसे डिमांड है जिसको बहुत दिनों तक टाला नहीं जा सकता है। दे अंडरस्टैंड दैट द इनविटेबल, यानी ये जो इक्वलिटी है और लिबर्टी है या जो डेमोक्रेटिक्स राइट्स की डिमांड हो रहे हैं, इसको बहुत दिन टाला नहीं जा सकता है। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, जो कंजर्वेटिव हैं उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि चलो अब मान लेते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि चेंजेस हो लेकिन ग्रेजुअली हो, बट दे बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड। उन्होंने क्या कहा कि बदलाव हो, धीरे हो, लेकिन इस चेंजेस के साथ साथ जो पास्ट है उसका रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। दे बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड। मतलब
कि चलो भाई ठीक है, मान लिया कि आज हम राजा नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें कूड़ेदान में फेंक दिया जाए, हमारा भी महत्व बना रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्राउट अबाउट ग्रेजुअली थ्रू स्लो प्रोसेस, मीन्स थ्रू स्लो प्रोसेस, यानी कि बदलाव आए लेकिन धीरे धीरे आए। ये ऐसा नहीं हो कि अभी किंग है और शाम में जो है किंग को हटा दिया जाए, यानी जो चेंजेस आने हैं वो धीरे धीरे आए ताकि हम भी उस सिस्टम को एडॉप्ट करें। तो इस तरह से जो कंजर्वेटिव थे वो बदलाव शुरू में नहीं चाहते थे, 18th सेंचुरी में नहीं चाहते थे, लेकिन जब 19th सेंचुरी में आए तो उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने माना कि अब चेंजेस आने चाहिए, और चाहकर भी उसको वो अवॉइड नहीं कर सकते थे। उनका भी ये मानना था कि कुछ मॉडर्न प्रिंसिपल अडॉप्ट किए जाए जिससे जो है मोनार्की को भी स्ट्रॉन्ग हो सके, जैसे मॉडर्न इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न मिलिट्री, इन सब चीज़ों को अपनाने से मोनार्की भी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। तो इसलिए जो है कंजर्वेटिव ने कहा कि चलो ठीक है, अब हम चेंजेस लाते हैं, लेकिन ये चेंजेस ग्रेजुअली होंगे, धीरे धीरे होंगे, और साथ ही साथ इस चेंजेस में पास्ट को भी, अतीत को भी सम्मान दिया जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों आइडियोलॉजी को हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन इन तीनों आइडियोलॉजी ने यूरोप की पॉलिटिक्स को चेंज करने में बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल किया, और इसी से हम लोग देखेंगे कि इसी आइडियोलॉजी में से एक ऐसी आइडियोलॉजी निकली जिसकी वजह से रशिया के अंदर रेवोल्यूशंस भी हुए। लेकिन साथ ही साथ इस तीनों पॉलिटिकल ट्रेंड्स ने इनकी लिमिटेशंस को भी फिक्स किया, इनकी बाउंड्री को भी फिक्स किया, और इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि रेडिकल्स क्या हैं, कंजर्वेटिव क्या है और लिबरल्स क्या है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो वो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। थैंक यू।